अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी जो हम टॉपिक्स आज शुरू कर रहे हैं वो हमारे खुली माशियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटर पार्ट 2 में जो हम सब्जेक्ट माशियात का पढ़ेंगे वो उसे खुली माशियात में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि माशियात जो है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक जुज़वी माशियात जो कि आप इंटर पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, दूसरी खुली माशियात जो कि हम अभी इंटर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कौमी आमदनी, और कौमी आमदनी के दौरान जो है ना वो हम इसके कुछ टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है इसका मफ़हूम है, कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात हैं, हकीकी कौमी आमदनी और ज़ाती कौमी आमदनी है, कौमी आमदनी की कमाइश के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसका दायरवी बहाव है, कौमी आमदनी का तवाज़ुन क्या है और कौमी आमदनी का मुतालिया जो है ना वो क्यों ज़रूरी है। ये तो दिया वो फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर वो सारे कंटेंट्स जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है ना वो मैं आपको पूरी माशियात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जुज़वी माशियात जैसे आपने पहले पार्ट 1 में पढ़ा है कि उसमें हम माशियात के छोटे-छोटे हिस्सों का मुतालिया करते हैं। हर चीज़ को सेपरेटली हम पढ़ते हैं। जैसे आपने उस बुक में पहले पढ़ा था तारक का रवैया क्या होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो तलब और रसद, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने मार्केट्स के बारे में पढ़ा कि कौन-कौन सी मार्केट जो है ना वो काम करती है, या हमारे अभी जो रिसेंटली करंट सिचुएशन में जो मार्केट्स काम कर रही हैं वो किस तरह की हैं। ये सारी चीज़ें हम जुज़वी माशियात में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि पहले इकोनॉमिक्स का तसव्वुर इतना ही था कि इसमें जो है ना वो तलब और रसद का तवाज़ुन हो जाएगा, तो मार्केट जो है ना वो तवाज़ुन में आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को इतना जो है वो बॉदर नहीं किया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 1929 और 30 के दौरान एक आलमी माशी बहरान आया था, जिसके बाद जो है ना वो लॉर्ड किंग्स ने खुली माशियात के नज़रियात पेश किए थे। तब जो जाके जो है ना वो जितने भी मईशत दान थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि बेरोज़गारी भी कोई चीज़ है, कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तलब और रसद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है, सारक के रवैये के अलावा ये कीमतों के बढ़ने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी कौमी आमदनी पर या हमारी इनकम पर जो है ना एक पर्सनल इनकम पर भी इफेक्ट हो सकती हैं। लॉर्ड केन्स ने जो है वो खुली माशियात के ये नज़रियात पेश किए थे। इसमें जो है वो बैनुल-अक़वामी तजारत पर भी बहस की गई थी। कौमी आमदनी, रोज़गार, कौमी सतह पर बचत, सरमायाकारी, ज़र-बैंकारी, सरकारी मालियात और बैनुल-अक़वामी तजारत वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इन सबको डिस्कस किया गया था। इससे पहले क्लोज़्ड इकोनॉमीज़ पर बात की गई थी। जब भी तलब और रसद या सारफ के रवैये की या जो है ना वो अफ़ादा की हम बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ़ एक कंट्री के अंदर वहाँ के जो लोगों के हालात हैं या उन लोगों की सोच है, सिर्फ़ उस बारे में बताया जा रहा है। क्लोज़्ड इकोनॉमी है, हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई लिंक नहीं है, उन लोगों की सोच या उन लोगों का रहन-सहन या वहाँ बनने वाली चीज़ें या उनकी प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें जो है ना या दूसरे मुल्कों की करेंसी जो है वो हमारी इकोनॉमी पर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन जब खुली माशियात में हम एंटर हो जाएँगे, लॉर्ड केन्स के नज़रियात के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो है ना वो बैनुल-अक़वामी तजारत के बारे में भी बात की जाएगी, यानी ओपन इकोनॉमीज़ हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग दूसरे कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी, दूसरे कंट्रीज़ की जो इनकम है वो भी, उनकी जो करेंसी है वो सारी चीज़ें, फिर उसके अलावा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है और सरकारी मालियात है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी इकोनॉमी पर किस तरह से असरअंदाज़ होती हैं। इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यकीनन आप लोग जानते हैं कि ज़राए की कमी है और इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना ये लामहदूद ख्वाहिशात को हमने सिर्फ़ उन्हीं ज़राए में पूरा करना है जितने कि हमारे पास मौजूद हैं। ज़राए की कमी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ज़राए बहुत ही कम है या बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है। ज़राए की कमी इकोनॉमिक टर्म में हम इस सूरत में पढ़ते हैं कि हमारे ज़राए इतने नहीं हैं, इतने वसी नहीं हैं कि वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें या हमारी जो है ना वो तलब को पूरा कर सकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना वो ज़राए की कमी है। कौमी आमदनी का मफ़हूम या इसकी डेफिनेशन जो है मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने, मुख्तलिफ माहिरीन ने
इसकी जो है वो आपने अपने अल्फाज में कमी आमदनी की डेफिनेशन और इसका मफ़हूम बयान किया है। सबसे पहले इसमें जो है ना वो डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ है कि अशिया और खिदमत की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसा में पैदा करते हैं, वो कौमी आमदनी कहलाती है। एक मुकर्रर अरसा ज़रूर होता है, लेकिन तमाम इकोनॉमिस्ट जो है वो एक बात पर एग्रीड थे कि ये अरसा आम तौर पर 1 साल का लिया जाता है। इसलिए इसके बाद हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें अमूमन एक ही चीज़ कॉमन निकलेगी कि 1 साल के अरसे में एक मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया और खिदमत पैदा हो रही हैं, उस मुल्क के अपने कुदरती वसाइल से और सरमाए से, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो कौमी आमदनी कहलाती हैं। मसलन हमारे मुल्क में कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, या कितने बैंक हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, हमारे ज़राए नक़्ल हमल किस तरह के हैं, नस्ल और वसाइल किस तरह के हैं, कितने लोग हैं जो दूसरे इदारों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कितने उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, यहाँ तक कि कोई गार्ड भी है, वो भी वो खिदमत में ही शामिल होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इनकी हम इनकी कीमतों को या इनकी बाज़ारी कीमतों को जो है ना वो हम मेज़र करते हैं और उसके मुताबिक हम जो है ना वो एक फ़िगर फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये 1 साल के अरसे में जो है ना हमारी अशिया और खिदमत की पैदावार है और ये जो है हमारे मुल्क की कौमी आमदनी है। प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा था कि कौमी आमदनी क्या होती है? अशिया और खिदमत की वो मिकदार जो 1 साल के अरसा में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। ठीक है? इससे डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ थी कि 1 साल के अरसे में अशिया और खिदमत की जो मिकदार पैदा की जाए। फिशर ने क्या कहा कि अशिया और खिदमत की वो मिकदार जो 1 साल के अरसा में सर्फ की जाए, वो कौमी आमदनी कहलाती है। दोनों तरह से अगर देखा जाए तो ये एक पूरा सर्कल है। ठीक है? कि जो चीज़ें हम पैदा करते हैं, अल्टीमेटली वही चीज़ें जो है ना वो खर्च करते हैं। एक जगह से आप अर्निंग लेते हैं, कमाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टीचर्स काम कर रहे हैं, वो यहीं से जो है ना वो पैसे कमाते हैं, फिर जाके अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, मार्केट में जाके दे देते हैं, मार्केट में जो है ना कोई कपड़े की दुकान वाला, कोई बर्तन की दुकान वाला बैठा हुआ है, वहाँ से बर्तन खरीद लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बर्तन खरीद के उसे पे करते हैं, कॉलेज से पैसे कमाए, किसी बर्तन वाले को जाके दे दिए, ठीक है? उस वो शॉपकीपर के हो सकता है कोई बेटी या उसका जो है ना वो कोई रिश्तेदार यहाँ पर पढ़ता हो, तो अल्टीमेटली उसने फीस के थ्रू फिर वो पैसे जो है ना वो यहाँ पर वापस भेज देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है ना वो जितनी भी चीज़ें हम पैदा करते हैं वही चीज़ें हम पूरे साल के अरसे में खर्च करते हैं। जो अशिया हम पैदा करते हैं वही अशिया हम इस्तेमाल करते हैं। जो खिदमत हम दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं वहाँ से जो अर्निंग लेते हैं उसी अर्निंग से जो है ना वो फर्दर हम खिदमत लेते हैं। ठीक है? किसी डॉक्टर का बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, उस डॉक्टर से हम फीस लेते हैं, यहीं से कोई टीचर बीमार हो जाते हैं तो उसी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हैं, तो फाइनली वो उसी डॉक्टर को दोबारा से पे कर देते हैं। प्रोफेसर एसी पिगो ने जो है वो कौमी आमदनी की तारीफ किस तरह से की थी कि कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सकता है और इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी हासिल होती है। ये डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से सिर्फ इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि दूसरे ममालिक में जितने भी हमारे मुल्क के लोग रहते हैं वो जितनी अर्निंग्स हमारे मुल्क में वापस भेजते हैं उन सबको भी जो है ना वो हम कौमी आमदनी में शामिल करते हैं। फाइनल एग्जाम में या फर्दर किसी भी टेस्ट में अगर आपसे कौमी आमदनी का मफ़हूम पूछा जाता है तो ज़रूरी नहीं कि इन 3 प्रोफेसर्स की ही डेफिनेशंस आपने लिखनी है। इसके अलावा भी अगर आप कोई डेफिनेशन जो है ना वो याद करते हैं या आपकी बुक में फर्दर लिखी हुई है, उन सब का मफ़हूम यही है जो इन तीनों में मौजूद है। ठीक है? जिन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी सबकी डेफिनेशंस भी इसी तरह की हैं। तो कोशिश ये करें कि टेस्ट देते हुए या रिटन फॉर्म में जब भी लिखें तो कम से कम 2 या 3 जो है ना इकोनॉमिस्ट उनकी डेफिनेशन ज़रूर लिखी जाए। फिर कौमी आमदनी के बारे में जो मुख्तलिफ माहिरीन ने बयान किया था उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अशिया और खिदमत के भाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में 1 साल के अरसा में पैदा की गई हो, बशर्त ये कि इसमें से सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स जो है ना वो निकाल दिए जाएँ। अशिया और खिदमत 1 साल के अरसे में जो पैदा होती हैं उनकी मालियत को कौमी आमदनी में ज़रूर शामिल किया जाता है। लेकिन क्या है
تو وہاں سے سرمایہ کی فرسودگی ہے کہ ہمارا سرمایہ 1 سال کے عرصے میں جتنا گھسا ہے، جتنا خراب ہوا ہے یا جتنا ریپیئر ہونے والا ہے، اس کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس جو ہے نا وہ بھی اس میں سے نکال دیے جائیں۔ صرف وہ والی انکم آپ کے پاس بچے جسے آپ پرسنل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جسے ڈسپوزیبل انکم کے طور پر بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو وہ اس میں طرف شامل کی جاتی ہے۔ ٹیکس اور سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس نکال کے جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے ایکچولی اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ سرمایہ کی فرسودگی کے بارے میں فردر یہاں پر نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ مشینوں کی مرمت یا ان کی ریپیئرنگ یا انہیں ریپلیس کرنے پر جتنے بھی ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں اسے ہم سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس کرتے ہیں، تاکہ جب وہ مشین مکمل طور پر خراب ہو جائے تو ہمارے پاس کم از کم اتنے پیسے ضرور ہوں کہ وہاں ہم نئی مشین خرید کر ایڈجسٹ کر سکیں، نہ کہ جو ہے نا وہ اس مشین کی جگہ خالی ہو جائے۔ پھر قومی آمدنی کے مختلف تصورات کون کون سی ہیں؟ عام قومی پیداوار ہے یا اسے مرکب قومی پیداوار بھی کہتے ہیں، خالص قومی پیداوار ہے، خام ملکی پیداوار ہے، قومی آمدنی ہے۔ اس کے علاوہ قومی آمدنی کے کچھ دیگر تصورات ہیں، شخصی آمدنی ہے، قابل تصرف شخصی آمدنی ہے اور فیکس آمدنی ہے۔ سب سے پہلے خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، اسے جی این پی یعنی کہ گراس نیشنل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ اشیاء اور خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال میں پیدا کرتے ہیں اسے ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں، یعنی کہ تمام شعبوں سے کسی بھی ملک کے اندر تمام شعبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ اسے ہم قومی آمدنی میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں زرعی شعبہ بھی شامل ہے، صنعتی شعبہ بھی شامل ہے، معدنی پیداوار کا شعبہ بھی شامل ہے، اور یہاں تک کہ خدمات پہنچانے والے افراد جن میں ڈاکٹرز، ٹیچرز، وکیل، سرکاری افسر، جج وغیرہ یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ یہ سب جو ہے نا ان سے حاصل ہونے والی جو انکم ہے یا آمدنی ہے اسے پورے سال میں اس کا اندازہ لگا کے تو اسے جو ہے نا وہ ہم خام قومی پیداوار کے نام سے جانتے ہیں۔ اب خام قومی پیداوار جو ہے نا اس کو میجر کرنے میں کچھ جو ہے وہ ٹربلز آتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ڈگری گنتی سے بچاؤ۔ خام قومی پیداوار کو جو ہے گننے کے لیے یا اس کو میجر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اعداد و شمار بالکل صحیح طور پر میسر ہوں اور ہمارے نتائج بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ بہت جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ ہم 2 دفعہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں یا 2 سے 3 دفعہ بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ابتدائی صورت میں ہوتی ہے وہاں بھی انہیں کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے، پھر کیا ہے کہ فائنل سٹیج پر جا کر یعنی کہ وہ تمام اشیاء جب اپنی پروڈکشن کے آخری مراحل میں ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں بکنے کے لیے آ جاتی ہیں تو ان کی جو فائنل قیمت ہوتی ہے اسے بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے زرعی شعبہ سے ایک ایگزامپل ہے کپاس ہے۔ جب ہم زرعی شعبہ کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو کپاس کا ڈیٹا بھی وہاں سے کلیکٹ کر لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اچھا اتنی کپاس ہے، اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کی یہ کپاس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں بک جائے گی۔ زرعی شعبہ میں اس کی قیمت ایڈ کر لی جاتی ہے، لیکن جب صنعتی شعبہ میں جاتے ہیں تو کپڑے کی قیمت ایڈ کرتے ہیں، اس کپڑے میں اس کپاس کی قیمت بھی ایڈ ہوتی ہے۔ اگر ایز اٹ از اس کپڑے کی قیمت ایڈ کر لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپاس کی قیمت بھی ہم ایڈ کر چکے ہیں، اس کپڑے میں جو کپاس کی قیمت ایڈ ہے اسے پھر سے ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ہمارا خام قومی پیداوار کا ڈاٹا ایکوریٹ نہیں آئے گا۔ ہونا کیا چاہیے ایکچولی کہ یا تو اس کپاس کا ڈاٹا ہم ایڈ نہ کریں، اس کی قیمت ہم اس میں شامل نہ کریں، یا پھر جب ہم کپڑے کی قیمت شامل کر رہے ہیں تو اس میں سے اس کپاس کی قیمت کا مطلب ضرور نکال دیجیے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈگری گنتی سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا وہ خطرہ بہرحال خام قومی پیداوار کو میجر کرنے میں ضروری بھی نظر آتا ہے۔ دوسرا ہے اس میں ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء اور خدمات کا ذکر کرنا۔ خام قومی پیداوار کی پیمائش میں جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ذاتی استعمال میں شمار ہوتی ہیں، انہیں بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ مطلب اگر کسی کار کو ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اسے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اسی کار کو ہم بطور ٹیکسی استعمال کریں تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں وہاں سے کرایہ ملے گا اور جو ہے نا انکم جنریٹ ہوگی، تو اس سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ذاتی استعمال میں آنے والی جو ہے نا کار
उससे कौमी पैदावार में जो है वो कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं होता, तो इसलिए हम उसे अदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं करते। इसी तरह अपने हम घर जो है ना, अगर उसमें हम खुद रह रहे हैं उस मकान में, तो उसे हम खाम कौमी पैदावार में इस्तेमाल नहीं करते, उसमें काउंट नहीं करते। लेकिन अगर वही मकान हमने जो है ना वो रेंट पर दिया हुआ है, तो उससे हमें इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे जो है ना वो हम खाम कौमी पैदावार की पैमाइश में शामिल करते हैं। घर में ख़वातीन काम करती हैं तो उनकी खिदमत को मुहैया नहीं किया जाता, लेकिन अगर वही ख़वातीन कहीं जॉब कर रही हैं तो उनकी खिदमत को जो है ना खाम कौमी पैदावार में शामिल कर लिया जाता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी या स्मगलिंग या आमदनियों के बारे में गलत इदाद-ओ-शुमार फ़राहम करना। बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो अपनी आमदनी भी ठीक तरह से नहीं बताते। अपनी आमदनी ठीक तरह से ना बताने के पीछे जो बेसिक मकसद होता है वो है टैक्स से बचना। एक चीज़, दूसरी चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हमने छुपाई होती हैं, अगर जब कीमतें बढ़ेंगी तो उस वक़्त मार्केट में लेके आएँगे, या उनको छुपाने का बेसिक मकसद ही सिर्फ़ कीमतों को बढ़ाना होता है। कि मार्केट में जब चीज़ों की रसद कम होगी तो अल्टीमेटली उनकी जो है ना तलब ज़्यादा होने की वजह से कीमतें बढ़ जाएँगी, तो जब कीमतें बढ़ जाएँगी तो उस वक़्त इन चीज़ों को मार्केट में लेके आएँगे। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई अशिया जो है ना उन्हें भी कहीं पैदावार में हम शामिल नहीं करते, वो भी उसमें शामिल होने से रह जाती हैं। तीसरी इसमें जो चीज़ है वो है स्मगलिंग। कुछ लोग जो है ना वो अशिया को प्रॉपर तरीके से मार्केट में बेचने के लिए नहीं लाते बल्कि स्मगल करके लाते हैं। तो जो स्मगल करके लाई गई अशिया होती हैं, वो भी लोग ज़ाहिर बात है बताएँगे तो नहीं कि हम स्मगलिंग का सामान बेच रहे हैं या हम ये अशिया लेके आए हैं, तो ये स्मगलिंग की है, तो इसे भी कौमी पैदावार में जो है वो शामिल किया जाए। तो ना ही वो अशिया की पैदावार उसमें शामिल होती है और ना ही उन अशिया से पैदा होने वाली आमदनी जो है ना वो उसमें शामिल हो पाती है। तो इस वजह से जो है ना वो आम कौमी पैदावार का डाटा कुछ ख़ास एक्यूरेट नहीं होता। देन है बैरून मुल्क आमदनियों को शुमार करना। बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी को भी आम कौमी पैदावार में शामिल करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली किया नहीं जाता। जितनी भी गैर मुल्की तफसीलात वसूल होती हैं, वो भी जो है ना वो आम कौमी पैदावार का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि उन चीज़ों को जो है वो हम आम कौमी पैदावार में शामिल नहीं करते। लेकिन जो गैर मुल्की कंपनियाँ किसी मुल्क में सरमायाकारी करती हैं, उनके मुनाफ़ाजात भी इस मुल्क की कौमी पैदावार में शामिल नहीं किए जाते, जहाँ पर वो सरमायाकारी कर रही होती हैं। निजी सरफ़ी खर्च है कि कुछ लोग जो है ना वो साल भर में अपनी ज़रूरियात पर जितना भी हम खर्च करते हैं, अपने लिबास पर, खुराक पर, रहाइश पर या और दूसरे बहुत सारे अखराजात हैं, तालीम पर उठने वाले अखराजात पर या ट्रैवलिंग के लिए, मतलब हर वो चीज़ जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, इनके प्राइवेट कंज़म्पशन जो है उसे भी आम कौमी पैदावार में शामिल नहीं किया जाता। हुकूमत का सरफ़ी खर्च है, हुकूमत के सरफ़ी खर्चों पे सरकारी मुलाज़िमों को अदा किया जाता है। वो भी जो है वो या दीगर मराहत जो है ना वो उसमें शामिल दीगर मराहत में ये है कि पेंशन वगैरह या कोई अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी जो है ना वो हम शुमार नहीं करते। फिर निजी सरमायाकारी है, आम निजी सरमायाकारी यानी कि ऐसी सरमायाकारी जो आम अफराद अपनी बचतों से करते हैं, वो है। फिर गैर मुल्की सरमायाकारी है, गैर मुल्की सरमायाकारी यानी कि बाहर के लोग जो किसी मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, वो भी खाम कौमी पैदावार में शामिल हो जाती है। फिर है बरामदाद और दरामदाद का फ़र्क। मुतवाज़िन तजारत की ताज़ा रकूम भी खाम कौमी पैदावार में शामिल होती हैं और ये वो रकूम होती हैं जो बरामदाद और दरामदाद के फ़र्क के बराबर होती हैं। यानी कि अगर जो है ना वो बरामदाद हमारी ज़्यादा हो तो जो है ना वो हमारे पास फाज़िल रकूम हो जाती है, लेकिन अगर बरामदात ज़्यादा हो तो फिर अल्टीमेटली जो है ना वो हमें दूसरे लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद है नेट नेशनल इनकम यानी कि खाम कौमी पैदावार में से अगर सरमाए की शिकस्त रेख या अमले पर सूदगी के अखराजात निकाल दिए जाएँ, तो हमारे पास जो है वो खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। देन है खाम मुल्की पैदावार है ये किसी मुल्क की सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया और खिदमत की वो मकदार ली जाती है जो एक साल के अरसा में पैदा की गई हो। यानी कि मुख्तलिफ शोबों से अशिया और खिदमत की मकदार पैदा करने के मुख्तलिफ जो है ना वो इनपुट्स दरकार होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम पैदा करते हैं उसके लिए 4
फैक्टर ऊपर रखे हुए हैं, इनपुट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे ज़मीन है, मेहनत है, सरमाया है, तंजीम है, ठीक है। तो यही जो मुल्क के अंदर आपके मौजूद है, सिर्फ हम उन्हें ही शामिल करके या उन्हें ही सिर्फ इस्तेमाल करके जो अशिया और खदमात पैदा करते हैं, उसे हम आम मुल्की पैदावार कहते हैं। इसको हम इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं, यानी कि खाम कौमी पैदावार माइनस बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी। तो वो आमदनी जो हमें दूसरे ममालिक से आती है, उसे अगर निकाल दिया जाए GDP में से, तो हमारे पास सिर्फ GNP ही बचती है। कौमी पैदावार है, खाम कौमी पैदावार में से जो है वो अमले फरसोदगी के अखराजात निकाल दिए जाएँ, तो बाकी हमारे पास खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। और खालिस कौमी पैदावार में से जो है ना वो टैक्स भी निकाल दिए जाएँ और उसमें सब्सिडीज़ यानी कि आने जो है वो शामिल कर लिए जाएँ, तो कौमी पैदावार हमारे पास बच जाती है। टैक्स वो चीज़ होती है जो कि हुकूमत ने अपने लोगों पर इम्पोज़ की होती है, वो अवाम ने हुकूमत को पे करनी होती है। लेकिन आने क्या चीज़ होती है, ये वो रायत होती है या वो पैसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट अपनी अवाम की तरफ या मुख्तलिफ इदारों को पे करती है। तो इसलिए जो है ना वो टैक्स क्योंकि अवाम ने पे करने होते हैं, तो उसे हम आमदनी में से निकाल देते हैं, लेकिन सब्सिडीज़ क्योंकि अवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाती हैं, तो उसे आमदनी में शामिल कर लेते हैं। ना शख्सी आमदनी है, शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो अफराद अलग-अलग तौर पर साल भर में कमाते हैं। इनके शख्सी आमदनी में इंतकाली अदायगियाँ भी शामिल हैं। इंतकाली अदायगियाँ वो चीज़ होती हैं जो कि किसी भी शख्स को बगैर किसी मेहनत के हासिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल उसमें ज़कात है, सदक़ात है, खैरात है, वज़ाइफ है, पेंशन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आपको पे की जाए, तो ये सारी शख्सी आमदनी में शामिल होती हैं, लेकिन इंतकाली अदायगियाँ बगैर किसी मेहनत के हासिल हो जाती हैं। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी है। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जिसमें से हर किस्म के टैक्स या वो सारे ड्यूज़ जो कि हमने गवर्नमेंट की तरफ पे करने हों, वो पे कर दिए जाएँ, तो उसके बाद जो हमारे पास आमदनी बचती है, उसे हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कहीं भी खर्च कर सकें, तो उसे हम कहते हैं काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी यानी कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। वो इनकम जिसमें से टैक्स निकाल दिए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ जो चीज़ हमने पे करनी होती है या अवाम ने पे करनी होती है, वो ड्यूज़ तो टैक्स की सूरत में ही होते हैं। तो टैक्स अगर निकाल दिए जाएँ, तो जो बाकी आमदनी बचती है उसे कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी खर्च कर सकता है। फ़ीकस आमदनी क्या होती है? फ़ीकस आमदनी से मुराद औसतन फ़ीकस सालाना आमदनी ली जाती है, यानी कि किसी भी मुल्क में किसी एक फ़र्द की औसतन सालाना आमदनी क्या है? उसको जो है ना वो इस फ़ॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पर तक़सीम कर।